हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी, जिसकी हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है यहाँ पे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हिंद महासागर है, उसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये मैंने लिखा है रेड पेन से यहाँ पे हिंद महासागर। तो देखो ये है इसका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो इसकी स्थिति कैसे है? देखो जो हिंद महासागर है ना, उसके ईस्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। ठीक है, और इसके वेस्ट में क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, हिंद महासागर के वेस्ट में क्या है? अफ्रीका है। और देखो ये इधर हमारा नॉर्थ की तरफ दिख रहा है भारत। तो हमारा भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में आता है? वो आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन सा महाद्वीप हो गया? एशिया। और साउथ में है अंटार्कटिका। देखो चारों तरफ ये महाद्वीपों से घिरा है। ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया, साउथ में अंटार्कटिका। ठीक है, और जो ये हिंद महासागर है ना, इसका जो आकार है, जो इसकी शेप है वो कैसी है? वो है त्रिभुजाकार। ठीक है, हिंद महासागर की जो शेप है वो है त्रिभुजाकार। ये एक एक पॉइंट बिल्कुल एक एक नंबर लिए हुए हैं। जैसे ये त्रिभुजाकार है ना, तो इस तरह से ये आकार भी पूछते हैं। जैसे जो ये अटलांटिक था वो ऐसा आकार में था, और ये है उसमें अटलांटिक में जैसे ऐसा आकार की कटक थी ना, वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे इसका हिंद महासागर का जो शेप है वो भी पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हिंद महासागर है ना, वो तीसरे नंबर पे आता है महासागरों में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है। और जो हिंद महासागर है ना, वो कहाँ है? भारत के दक्षिण में है, और हमारे देश के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। ठीक है, आगे है जो हिंद महासागर है, उसका कुल क्षेत्रफल है वो है 7.34 वर्ग करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे करोड़ नहीं लिखा फ्रेंड्स, देख लेना। 7.34 वर्ग किलोमीटर के वर्ग करोड़ किलोमीटर, या फिर 7.34 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं उससे डायग्राम में। देखो जो हिंद महासागर है उसके उत्तर में है एशिया महाद्वीप, दक्षिण में है अंटार्कटिका, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया और जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप, और जो ये पश्चिम में हो गया ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये हिंद महासागर की स्थिति है। ठीक है, आगे देखो इसके तटीय किनारे किससे बने हैं? पठारों से बने हैं। तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसके तटीय किनारे पठारों से बने हैं? तो हिंद महासागर। आगे देखो इसका नितल। महाद्वीपीय मगन तट जो है ना, वो हिंद महासागर में कम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 13.3%। ठीक है, और जो इसके नितल की गहराई है, हिंद महासागर के नितल की गहराई वो है 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर। ठीक है, और जो ये गर्त है यहाँ पे, जो हिंद महासागर में गर्त पाया जाता है वो जावा के निकट है, एक सुंडा गर्त। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा द्वीप के निकट सुंडा गर्त है, और इसकी जो गहराई है वो है 8152 मीटर। ठीक है, आगे है अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर द्वीप जो है वो भी हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप है ना, वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर है और वो भी हिंद महासागर का ही पार्ट है। ठीक है, अच्छा भारत में कौन से द्वीप हैं जो हिंद महासागर में है? देखो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ये हिंद महासागर के ही पार्ट हैं जो भारत में है, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। ठीक है, आगे देखते हैं कटक। कटक कौन से हैं? ये देखो ये हैं सोकोत्रा चागोस कटक, कार्लसबर्ग कटक, रोचेल्स कटक और दक्षिण मेडागास्करी कटक। ठीक है, और आगे भी हैं, आगे देखते हैं। देखो ये हैं अंडमान निकोबार कटक। देखो अंडमान निकोबार कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, क्रोजेट, और हिंद महासागर में कटक का फैला रूप जिसे पठार कहते हैं वो भी इसी में ही पाया जाता है, जो कि एम्स्टर्डम सेंट पोल का पठार है। ठीक है, कौन सी कटक पढ़ी हमने? देखो सकोत्रा चागोस, कार्लसबर्ग, रोचेल्स और दक्षिण मेडागास्करी, अंडमान निकोबार कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक। और जो हिंद महासागर में कटक का एक फैला रूप है जिसे पठार कहते हैं वो कहाँ है?
एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार है वो भी हिंद महासागर में ही है। ठीक है, आगे है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है डायमेंटिना गर्त। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास है डायमेंटिना गर्त। ठीक है, आगे हैं जो हिंद महासागर में जो द्रोणियाँ है ना वो देखते हैं। देखो फर्स्ट है अरब द्रोणी। भारत के पश्चिम तट के सारे अफ्रीका तक जो है वो है अरब द्रोणी है। अरब द्रोणी कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट के सारे और अफ्रीका तक आती है ये द्रोणी जो अरब द्रोणी है। ठीक है, नेक्स्ट है सोमाली द्रोणी। ये जो है सोमाली द्रोणी ये कहाँ पे है? ये है सोकोत्रा चागोस कटक से लेके और दक्षिण में रोचेल्स कटक तक फैली हुई है जो सोमाली द्रोणी है ये। नेक्स्ट है मॉरिशस द्रोणी। ये जो है मॉरिशस द्रोणी ये दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर द्रोणी भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेटाल द्रोणी। अफ्रीका के पास है नेटाल द्रोणी और इसे मेडागास्कर द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगुलहास द्रोणी। अगुलहास जो द्रोणी है वो भी हिंद महासागर में ही है और जो उससे आगे है अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी। देखो तीनों का नाम है अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक। तो देखो अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक इन तीनों के पार्ट शामिल हैं इस द्रोणी में। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान द्रोणी। जो अंडमान द्वीप के पास है वो द्रोणी है अंडमान द्रोणी। उससे आगे है कोकस किलिंग द्रोणी। जो कोकस किलिंग द्रोणी है ना वो कोकस किलिंग द्वीप पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम से इसको जाना जाता है, सुंडागर्त के निकट है। ठीक है, आगे है पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी। पूर्वी भाग में जो है ये हिंद महासागर के पूर्वी हिंद द्रोणी पाई जाती है और ये है अंटार्कटिक महाद्वीप के पास है। ठीक है, आगे देखो एक बार फिर से इनको देखते हैं। जो द्रोणियाँ हैं वो एक है अरब द्रोणी। जो अरब द्रोणी है वो भारत के पश्चिम तट के सारे अफ्रीका तक आती है। फिर अगली है सोमाली द्रोणी। ये सोकोत्रा चागोस कटक से दक्षिण रोचेलस कटक तक पाई जाती है सोमाली द्रोणी। उससे आगे था मॉरिशस द्रोणी जो कि दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर द्रोणी भी कहलाती है। नेक्स्ट है नेटाल द्रोणी जो कि अफ्रीका के पास है और इसे मेडागास्कर द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है हिंद महासागर में ही अगुलहास द्रोणी। उसके बाद हमने पढ़ा अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी। जो ये तीनों के तीनों हैं इनका पार्ट शामिल है इस द्रोणी में। आगे है अंडमान द्रोणी। अंडमान द्वीप के पास है अंडमान द्रोणी। नेक्स्ट है कोकस किलिंग द्रोणी। कोकस किलिंग द्वीप पर पाई जाती है कोकस किलिंग द्रोणी। अगला है पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी। जो हिंद महासागर का पूर्वी भाग है वहाँ पे पाई जाती है पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी। आगे देखिए जीजीबार द्वीप अफ्रीका के तट पर पाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। जीजीबार द्वीप कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के तट पर और ये भी हिंद महासागर का ही पार्ट है। आगे देखते हैं हम कैनियंस। देखो जो कैनियन होता है उसकी आई शेप होती है। ठीक है, कैनियन की कैसी शेप पाई जाती है? आई शेप पाई जाती है। देखिए जो कैनियन होते हैं ना उनका जो ढाल है वो खड़ा और ये संकरे होते हैं कैनियन। ठीक है, और इन पर अक्षांशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे इस पॉइंट को आप बेशक से छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। देखो जापान में है हंसू द्वीप के निकट एक द्वीप है और वहाँ पे क्या है कोरिया तट के पास जो है वो कैनियन पाए जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका गंगा नदी में जहाँ पे जो ये गंगा नदी है ना जहाँ ये सागर में मिलती है वहाँ पे भी कैनियन पाए जाते हैं। और समुद्र में 3 जगह पे जो ये कैनियन ये बनते हैं। फर्स्ट है मगन तट के ऊपरी भागों पर। सेकंड है मगन तट पर जब अवसाद जमाव कटने से जो बनते हैं तब भी बनते हैं कैनियन। और थर्ड है मगन तल और मगन ढाल के बीच भी कैनियन बनते हैं। ठीक है, और ये कितने से कितनी ये हो सकते हैं 1 मील से 10 मील तक ये हो सकते हैं जो गहरे हो सकते हैं। और औसत जो ढाल होता है इनका 1.7 होता है 1.7% और ये खड़ा ढाल होता है कैनियन का। और जो कैनियन की जो गहराई होती है ये कितनी है 2000 से 3000 फीट तक, कभी कभी तो 10,000 फीट तक गहराई हो सकती है। ठीक है, और कैनियन के अंदर भी घाटियाँ पाई जाती हैं और जो कैनियन के अंदर जो रेत बजरी मिट्टी पंख ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है कैनियन के बारे में। देखो जो कैनियन है ना उसकी शेप कैसी है? कैनियन की शेप है आई शेप
और इसकी ढाल खड़ी संकरे होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो जापान में हंसू द्वीप के निकट जो द्वीप है वहाँ पे कोरिया तट के पास भी इन सब के पास क्या है, कैनियन बनते हैं। और जो गंगा नदी जब ओशन में मिलती है वहाँ पे भी कैनियन बनते हैं। और तीन जो जगह बताई हमने जहाँ पे कैनियन बनते हैं वो है मगन तट जो है उसके ऊपरी भाग पर, और मगन तट पर जब अवसाद जमाव है वो कटने लगता है तब भी कैनियन बनता है। और मगन जो ढाल है वो और मगन तल है उसके बीच भी कैनियन बनता है। फिर है ये कितने से कितने लंबे हो सकते हैं, 1 मील से 10 मील तक हो सकते हैं। औसत ढाल हो सकता है 1.7% और खड़ा ढाल होता है। और जो गहराई होती है वो 2000 से 3000 फीट तक और कभी कभी 10,000 फीट तक भी कैनियन गहरे हो सकते हैं। कैनियन के अंदर जो है घाटियाँ भी पाई जाती हैं और जो रेत मिट्टी बजरी कंकर और जो ये पंख वगैरह होता है ये भी पाया जाता है। अच्छा, आगे हैं कैनियन से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं उनको पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो फर्स्ट है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। ये किसने दिया, ये शेपर्ड महोदय ने दिया था। किसने दिया, शेपर्ड महोदय ने दिया था भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि प्लिस्टोसीन युग में ना सी लेवल था जो वो कम था, यानी कि जो समुद्र था उसमें पानी कम था, तो जो मगन तट थे वो समुद्र तल से थोड़ा बाहर आ गए थे। अगर मान लो पानी कम होगा समुद्र में तो जो डूबे हुए जो तट हैं वो थोड़ा मतलब वहाँ पे पानी नहीं होगा तो वो डूबेंगे नहीं ना, वो थोड़े थोड़े हमें दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो सी लेवल जब कम हुआ जो मगन तट थे वो थोड़ा ऊपर आ गए, तो फिर जो अपरदन के जो कारक थे ना उन्होंने मगन तटों पर कैनियन बनाने मतलब जो है अपरदन किया, और फिर इस तरह से अपरदन होने के बाद जो आकृति बनी कैनियन यहाँ पे बन गए जो कहाँ पे मगन तट थे वहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो सी लेवल था वो कम था, मगन तट था जो डूबा हुआ तट था वो बाहर आ गया था, और फिर जो अपरदन कारक आए उन्होंने अपरदन किया, फिर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी और उनमें कैनियन भी बनी। ठीक है, और सर्वप्रथम 1863 में डाना महोदय ने भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत को कैनियन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया। तो हमने क्या पढ़ा है भूपृष्ठीय अपरदन में, देखो क्वेश्चन में क्या बनेगा, किसने दिया, शेपर्ड महोदय ने दिया। ठीक है, अच्छा फिर ये सबसे पहले जो डाना महोदय थे इन वाला एक क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले किसने बताया कि भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत है उसको कैनियन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया, वो किसने बताया, डाना महोदय ने बताया। और कब बताया, 1863 में बताया। नेक्स्ट है पटल विरूपण सिद्धांत। जो पटल विरूपण सिद्धांत है वो कैसे कैनियन बनाने में सहायक है। ये देखो जो पटल विरूपण सिद्धांत है इसमें क्या है, इसमें ना भू संचलन होगा, अर्थ की मूवमेंट होगी और तब जो कैनियन बनेंगे ना उसके कारण उनको बताया कि जो पटल विरूपण सिद्धांत है उससे कैसे बना है। तो देखो जो पटल विरूपण सिद्धांत है ना इससे अनेक कैनियन बनते हैं जिनका निर्माण भू संचलन से हुआ है। और कैसे हुआ, देखो महाद्वीपों का जो मगन तट और जो महासागर है ना उनका नीतल, महाद्वीपों का तो मगन तट और जो महासागर हैं उनका नीतल, ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो होते हैं ना ये कमज़ोर होते हैं। और इन क्षेत्रों पर जब जो जलधाराएं होती हैं वो आती हैं तो वो क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को नीचे की ओर धकेलते हैं। नीचे की ओर धकेलेंगी तो क्या होगा, भ्रंशन और संवलन होगा, और इसी के कारण जो मगन तट है ना उसके पास गहरी गहरी घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो जब घाटियाँ बनती हैं तो फिर कैनियन का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, और इस थ्योरी को किसने माना है, लॉसन, ग्रेगोरी और जेमसन और हल्मोदे ने, इन चारों वैज्ञानिकों ने माना है इस पटल विरूपण थ्योरी को, जिसमें क्या होता है कि जो महाद्वीपों का मगन तट होगा और महासागरों का नीतल होगा ना वो दोनों के दोनों ये क्षेत्र कमजोर होते हैं, और जो जलधाराएं वगैरह आती हैं वो इन क्षेत्रों को और नीचे की ओर धकेलती हैं, भ्रंशन और संवलन होता है, और जो गहरी घाटियाँ हैं ना उनका निर्माण होगा और फिर कैनियन ये बनेंगे। ठीक है, ये था पटल विरूपण का सिद्धांत जिसके कारण कैनियन बनते हैं। नेक्स्ट है पंख प्रवाह। पंख प्रवाह या फिर भूस्खलन क्या है, देखो जो ये सिद्धांत है ना इसके अकॉर्डिंग जो कैनियन है ना उनकी उत्पत्ति कब शुरू हुई, कब बनना स्टार्ट हुई, ये पैलियोजोइक युग में शुरू हुई थी कैनियन की उत्पत्ति। ठीक है, पंख प्रवाह और भूस्खलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, समुद्री जो निक्षेप था ना उनका भूस्खलन से जो क्या हुआ, गहरी खाइयाँ बन गई। जो समुद्र में जो निक्षेप थे और भूस्खलन हुआ उनका तो क्या हो गया, वो अपने स्थान से हटे और गहरी खाइयाँ बन गई, और गहरी खाई घाटियाँ बनी तो क्या बना, फिर कैनियन बना। ठीक है, कैनियन कहलाया। और इनका जो ये
पंख प्रवाह होता है, भूस्खलन होता है ना, इसमें जो भूकंप होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भूकंप आता है ना तो ही वो जो पंख होता है वो, यानी कि जो भी निक्षेप थे वो अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर मान लो गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे खाई बन जाती है और तभी बनते हैं कैनियन। ठीक है, इस तरह से ये सिद्धांत कहलाता है भूस्खलन का सिद्धांत। आगे है अंतःसमुद्री घनत्व धाराएं। अंतःसमुद्री घनत्व धाराओं में क्या है, समुद्र का टेम्परेचर और जो घनत्व होता है उसके कारण जब समुद्र में अंतःसमुद्री धाराओं द्वारा मगन तट का या मान लो जो ढीले कण होते हैं उनको समुद्र की ओर जो धकाया जाता है ना तो बनती हैं समुद्र की कंदराएं। देखो मान लो समुद्र का जो पानी का जो टेम्परेचर है और जो समुद्र का जो पानी उसका घनत्व है उसके कारण जो अंतःसमुद्री जो धाराएं चल रही है ना उनको मगन तट की ओर मान लो जो भी मटेरियल था, जो भी ढीले कण थे उनको धकाया जाएगा उन धाराओं के द्वारा। जो भी वहाँ पे जो मान लो जो कुछ भी निक्षेप हुआ है उनको समुद्र की ओर धकाया जाएगा, जो भी अंतःसमुद्री धाराएं चल रही हैं। तो फिर वहाँ पे बनेंगी समुद्र की कंदराएं, समुद्र में ही कंदराएं बनेंगी। ठीक है, और जो अंतःसमुद्री जो घनत्व धाराएं होती है ना वो क्या है, अंतःसमुद्री कैनियन से रिलेटेड होती हैं। जो अंतःसमुद्री घनत्व धाराएं होती हैं वही कैनियन भी बनाती हैं। क्यों, जो वो मटेरियल होगा उसको वो धकाएंगी, वहाँ पे जो है वो अपने स्थान से हट जाएगा तो वहाँ पे घाटी सी बनेगी और तभी बनता है कैनियन। और जो जोरेल महोदय हैं उन्होंने झील का एग्जाम्पल दिया था इसके लिए। ठीक है, आगे है ये देखिए फिफ्थ है पंकिल तरंगों का सिद्धांत। पंकिल देखो नाम से पता चल रहा है, पंकिल यानी कि जो पंख लिए हुए जो तरंगे है ना उसके ऊपर कुछ सिद्धांत है वो है। देखो फिर इस जो ये सिद्धांत है ना इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं आएंगी तो जो पानी होगा ना उसको बहाव के साथ आगे की ओर बहा के लेके जाएंगी, वो तेज हवाएं होंगी। ठीक है, और जो पानी होगा उसमें पंख यानी कि जो समुद्री मिट्टी वगैरह होती है वो मिली हुई होती है, और जो पानी के साथ जब वो तरंग होती है जो और जो वो पंख मिला होता है वो आगे की ओर जाती है तो उसी को ही कहते हैं हम पंकिल तरंग। ठीक है, और जब समुद्र तट पर जो ये पंकिल तरंग होती है ना ये गुफाएं या फिर कंदराएं बनाती है ना तो यही कहलाती है पंकिल तरंगों का सिद्धांत। ठीक है, जब समुद्र के तट पर जो पंकिल तरंगे होती हैं वो गुफाएं या फिर कंदराएं बनाएं तो वो कहलाता है पंकिल तरंगों का सिद्धांत। ठीक है, आगे है इसके समर्थक थे जो पंकिल तरंगों के सिद्धांत के, वो कौन कौन थे, ये थे डेविस, विदर और डेली महोदय। जो पंकिल तरंगों का सिद्धांत है उसके समर्थक कौन थे, डेविस, विदर, डेली। क्वेश्चन में तीनों का नाम दे देंगे, एक और दे देंगे, एक असम्मत या फिर असंगत को छांटना आएगा, या फिर इनमें से मान लो एक दे देंगे और नाम पूछ लेंगे इसमें से कौन है इसका समर्थक। आगे देखो डेली ने क्या बताया, डेली महोदय ने कि सबसे पहले बताया कि जो अंतःसमुद्री जो कंदराएं हैं उनके निर्माण में सबसे अधिक योगदान जो होता है ना वो पंकिल तरंगों का ही होता है। ठीक है, ये बताया डेली महोदय ने। आगे देखिए अंतःसमुद्री जल स्रोत अधः खनन। इसमें क्या होता है कि जब भी मान लो जो समुद्र का मगन तट होता है ना उसके ऊपर मान लो दरार बन जाए, जब दरार बन गई समुद्र के जो अंतःसमुद्री मगन तट के ऊपर और वो दरार जो है वो रोज़ रोज़ दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाए तो वो जो दरार होगी ना वो आई शेप में, मान लो आई शेप में ही तो होता है ना कैनियन जो होता है वो जो दरार होती है ना वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेगी। ठीक है, उसी को ही बोलेंगे कैनियन। जब अंतःसमुद्री मगन तट पर जो दरार बन जाती है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और वो बढ़ा हुआ रूप जो होगा ना वही कहलाएगा कैनियन। इस जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे जॉनसन महोदय। अंतःसमुद्री जल स्रोत अधः खनन का जो प्रतिपादक थे वो थे जॉनसन महोदय। ठीक है, आगे देखिए सुनामी, भूकंप, सिंधु तरंग सिद्धांत। ये देखो इस सिद्धांत में क्या होता है, देखो नाम से पता चला है सुनामी। सुनामी आएगी तो क्या होगा, जो पानी होगा ना वो ज़्यादा ऊपर उठेगा। ठीक है, सुनामी में जो पानी है वो ज़्यादा ऊपर उठा, फिर ऊपर उठ के जब फिर से जो पानी आएगा तो क्या होगा, जो भी वहाँ पे मगन तट पे जो भी निक्षेप जमा हुआ है ना उस निक्षेप को हटा देगा वो पानी। क्यों, वो बहुत स्पीड से आ रहा है और उठ रहा है ना, तो फिर वहाँ पे वो निक्षेप था जो भी जमा था वो हट जाएगा और एक गहरी सी खाई बन जाएगी। गहरी खाई का जो खाई बनेगी ना तो यही कैनियन का रूप ले लेती है, ये खाई बनती है यही। ठीक है, ये तो हुआ सुनामी के कारण। और जो भूकंप और जो ये सिंधु तरंगे आती भूकंप का क्या कारण है, देखो मान लो समुद्र में भूकंप आ गया, समुद्र में भूकंप आएगा तो क्या होगा,
पानी की जो तरंगे है ना वो भी ऊंचाई पर जाएंगी। सुनामी और क्या है, इसी तरह से तो है। मान लो जो पानी की तरंगे ऊपर जाएंगी तो फिर से जो मगन तटों पर जो भी निक्षेपण हुआ है उसको वो हटा देंगी, वो भी ऐसे ही खाइयाँ बनाएंगी और खाई बनेगी तो फिर वो धीरे धीरे कैनियन का रूप ले लेगी। ठीक है, इस तरह से ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है सुनामी भूकंप सिंधु तरंग सिद्धांत। ठीक है, और इन तरंगों का निर्माण जो है वो हुआ था केनेजोई युग में। जो ये जो तरंगे हैं इनका निर्माण हुआ था केनेजोई युग में। ठीक है, ये था हमारा हिंद महासागर। तो हमने क्या क्या पढ़ा हिंद महासागर में, देखो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि जो हिंद महासागर है उसकी स्थिति कैसी है, वहाँ पे हिंद महासागर में कौन सी गर्त हैं, हिंद महासागर में कौन सी द्रोणियाँ हैं, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, ये देखो हमने हिंद महासागर की स्थिति बताई सबसे पहले कि इसके हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जावा सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप हैं। इसके पश्चिम में जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप है। इसके उत्तर में है वो है एशिया महाद्वीप है और दक्षिण में है अंटार्कटिका और इसकी शेप है त्रिभुजाकार। इसका कुल क्षेत्रफल है 7.34 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर और हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसका नितल पढ़ा। नितल में जो है सबसे अधिक गहराई पर सुंडागर्त है वो हिंद महासागर में पाई जाती है। 8,152 मीटर गहरी है ये। ठीक है, और जो महाद्वीपीय मगन तट है वो केवल 13.3% ढाल है उनका। अच्छा, उसके बाद हमने कटक पढ़े ये सोकोत्रा, चागोस, कार्लसबर्ग, रोचेल्स, दक्षिण मेडागास्करी और जो ये प्रिंस एडवर्ड कटक था, अंडमान निकोबार कटक, ये हमने इसमें कटक पढ़ा। फिर हमने द्रोणियाँ पढ़ी, अरब द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी, नेटोल द्रोणी, अगुलहास द्रोणी, अंडमान द्रोणी, ये अटलांटिक, अंटार्कटिक और हिंद जो द्रोणी है वो पढ़ी। फिर हमने कोकस किलिंग द्रोणी, पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी ये पढ़ा। फिर हमने जीजीबार द्वीप जो पढ़ा वो अफ्रीका के तट पर हमने ये पढ़ा। फिर हमने कैनियन पढ़े कि भाई जो आई शेप होती है वो होती है कैनियन की, और अंतः समुद्री जो कैनियन होते हैं उनको महाखंड भी कहा जाता है। इनका ढाल होता है वो खड़ा होता है और ये संकरे होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने। और इसके बाद हमने पढ़ा जो गंगा नदी है ना वो जब इसमें महासागर में मिलती है तो वहाँ भी कैनियन बनते हैं। जापान के हंसू द्वीप के निकट भी द्वीप है और कोरिया के तट के पास है, वहाँ पे भी ये जो कैनियन है ये बनते हैं। कैनियन है वो समुद्र में 3 कारणों से बनते हैं, 3 जगहों पे बनते हैं, सॉरी। मगन तट के ऊपरी भागों पर, मगन तल और मगन डाल के बीच में, और मगन तट है जो उसके ऊपर जब अवसाद होते हैं उनका कटाव हो जाता है किसी कारण से तब बनते हैं। फिर हमने इनकी कैनियन की गहराई पढ़ी 2000 से 3000 फीट तक। फिर हमने पढ़ा कि कभी कभी जो कैनियन है वो 10,000 फीट तक गहरे भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये सिद्धांत पढ़े थे कैनियन से रिलेटेड। पहला था भूपृष्ठीय अपरदन का सिद्धांत पढ़ा जो कि डाना महोदय ने दिया था। उसके बाद शेपर्ड महोदय ने दिया था, और 1863 में डाना महोदय ने भूपृष्ठीय सिद्धांत है जो उसके ऊपर उसमें कैनियन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया था भूपृष्ठीय सिद्धांत को डाना महोदय ने। फिर हमने दूसरा पढ़ा था सिद्धांत पटल विरूपण का सिद्धांत। उसके बाद हमने पढ़ा पंख परवाया भूस्खलन का सिद्धांत। फिर पढ़ा अंतः समुद्री घनत्व धाराएं। उसके बाद पढ़ा पंकिल तरंगों का सिद्धांत, और हमने लास्ट में पढ़ा था अंतः समुद्री जल स्रोत। और हाँ, एक और बचा है भूकंप, सुनामी या फिर सिंधु तरंग सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत था ये कब हुआ, इसमें जो ये तरंगों का निर्माण है ये कब हुआ माना जाता है, केनेजोई युग में माना जाता है। ये सब हमने पढ़ा हिंद महासागर में। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये नहीं है कि हमारे पीजीटी तक है, ये हमारे नेट लेवल तक के क्वेश्चन बन गए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इसमें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।